हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे H.G. वेल्स, अ मॉडर्न एज राइटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फुल नेम ऑफ H.G. वेल्स इज हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स. He was born in the year 1866 and died in the year 1946. ही इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंस फिक्शन, तो इन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहते हैं, अलॉन्ग विथ ह्यूगो गर्न्सबैक एंड जूल्स वर्ने, यानी इन तीनों को ही फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहते हैं। H.G. वेल्स इंग्लैंड से हैं, ह्यूगो गर्न्सबैक अमेरिकन राइटर हैं एंड जूल्स वर्न फ्रेंच राइटर हैं। ह्यूगो गर्न्सबैक के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि ह्यूगो गर्न्सबैक ने H.G. वेल्स की वर्क्स को रीप्रिंट किया इन पल्प मैगजीन। तो कौन सी मैगजीन में किया? पल्प मैगजीन, अंडर द हेडिंग अमेजिंग स्टोरीज। नाम दिया अमेजिंग स्टोरीज एंड द नेम ऑफ द मैगजीन इज पल्प मैगजीन। H.G. वेल्स की जो ट्रेनिंग है वो बायोलॉजी में हुई थी और स्पेशली हुई थी डार्विनियन कॉन्टेक्स्ट में। ये कई सारे जॉनर्स के राइटर थे, जैसे नॉवेल्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, टेक्स्ट बुक एंड वॉर गेम्स एक्सेट्रा। तो अगर हम नेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो H.G. वेल्स की बायोग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब हम डायरेक्ट इनके मेजर वर्क्स पे आते हैं। नाउ रिमेंबर द नेम ऑफ द मेजर वर्क्स ऑफ H.G. वेल्स: A Textbook of Biology, The Time Machine, The Island of Dr. Moreau, The Invisible Man, The War of the Worlds, The First Man on the Moon, A Modern Utopia, New World for Old, Kipps, Tono Bungay, History of Mr. Polly, The New Machiavelli, Outline of History, Mind at the End of its Tether, and The Open Conspiracy. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। अ टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी जो है ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड बुक है। फर्स्ट पब्लिश्ड बुक कौन सा हो गया? अ टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी। द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एंड द फर्स्ट मैन ऑन द मून, ये चारों ही साइंस फैंटेसीज हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखनी है, ऑल दिस फोर वर्क्स आर साइंस फैंटेसीज। अ मॉडर्न यूटोपिया एंड न्यू वर्ल्ड फॉर ओल्ड जो है वो यूटोपियन ऑप्टिमिस्ट है, यानी एक यूटोपिया की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई है। अ मॉडर्न यूटोपिया एंड न्यू वर्ल्ड फॉर ओल्ड आर यूटोपियन ऑप्टिमिस्ट। किप्स एंड हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली, ये दोनों ही फिक्शन है जो बेस्ड हैं लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी पे, यानी इन दोनों फिक्शन में, किप्स में एंड हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली में, लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी दिखाई गई है और इसकी वजह से कई बार H.G. वेल्स को चार्ल्स डिकेंस के साथ भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में भी लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी दिखाई जाती है। आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ये इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्क है। आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री मोस्ट पॉपुलर वर्क। द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरेयो के लिए H.G. वेल्स ने खुद ने कहा था कि इट्स एन एक्सरसाइज इन यूथफुल ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी यानी ये होता है कि कोई भी चीज़ जब हम रिलीजन के अगेंस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। तो द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरेयो के लिए H.G. वेल्स ने कहा कि इट्स अ यूथफुल ब्लास्फेमी। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में जो वॉर है वो कहाँ के बीच में दिखाया गया है? बिटवीन अर्थ एंड मार्स। तो अर्थ एंड मार्स के बीच में वॉर दिखाया गया है, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। यहाँ पे ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म भी दिखाया गया है, यानी कि कैसे एक जगह जो है दूसरी जगह को अपनी कॉलोनी बनानी चाहती है, उसके ऊपर रूल करना चाहती है। तो द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में अर्थ एंड मार्स के बीच में वॉर है और ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म दिखाया गया है। An Experiment in Autobiography is an autobiographical work. H.G. वेल्स का एक और वर्क है An Experiment in Autobiography, जो कि इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। तो H.G. वेल्स का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा हो गया? An Experiment in Autobiography। अब इनके वर्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्क इज़ द इनविजिबल मैन। ये हॉरर और साइंस फिक्शन है, और ध्यान रखिए द इनविजिबल मैन के नेम से ही एक और राइटर, अमेरिकन ऑथर रेल्फ एलिसन का भी नॉवल है। तो द इनविजिबल मैन नॉवल दो लोगों ने लिखी है, H.G. वेल्स एंड अमेरिकन ऑथर रेल्फ एलिसन। ओके, ये जो इनविजिबल मैन है ये प्लेटो का वर्क रिक ऑफ गाइस का मॉडर्न वर्जन कहा जाता है। रिक ऑफ गाइस का मॉडर्न वर्जन कहा जाता है। सबसे पहले इसे सीरियल के फॉर्म में पब्लिश किया गया इन पियर्सन्स वीकली। पियर्सन्स वीकली। स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से है कि एक साइंटिस्ट है ग्रिफिन, ये एक इन्वेंशन करता है कि ह्यूमन बॉडी पे जब रेज आए तो वो उसे रिफ्लेक्ट न करे और ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो जाए, एयर की तरह इनविजिबल हो जाए। मगर ये इनविजिबल होने का तो इन्वेंशन कर लेता है, मगर वापस से विजिबिलिटी को ये नहीं बना पाता, यानी वापस से वो अपनी बॉडी को विजिबल नहीं कर पाता है। तो ये शेल्टर लेता है डॉक्टर केम्प के यहाँ पे, और इसका जो असिस्टेंट है थॉमस मार्वेल्स,
ये इसे चीट करता है, लोगों को इसके खिलाफ भड़काता है, बाद में बहुत ज़्यादा क्राउड आके इसे मारते हैं, पीटते हैं, और एंड में जब ये मर जाता है तब इसकी बॉडी जो है वो विजिबल होती है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी लाइनअप है, इसको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये कैरेक्टर्स ध्यान रखिए। नेक्स्ट वर्क इज़ द टाइम मशीन। इसकी सेटिंग विक्टोरियन एज में है। इसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेटिंग विक्टोरियन एज में है, क्योंकि इस नॉवल में जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्यूरे, ओके, साइंटिस्ट है स्यूरे, वो रिचमॉन्ड में रह रहा है विक्टोरियन एज में, और बाद में वो अपनी टाइम मशीन के थ्रू ट्रैवल करता है। ये टाइम मशीन इसने इन्वेंट करी है और ये ट्रैवल करता है इन AD 802 एंड 701, और ये दो तरीके के लोगों से मिलता है, इलॉय एंड मॉर्लॉक्स। तो ये दोनों ही नाम ध्यान रखिए, इलॉय एंड मॉर्लॉक्स से मिलता है। इलॉय जो है ये लेजर्ड क्लास हैं, यानी ये हमेशा लाइफ को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते हैं, हार्ड वर्किंग नहीं है और बौने लोग हैं। और मॉर्लॉक्स जो हैं ये बहुत ही हार्ड वर्किंग क्लास हैं और वो लाइट से डरते हैं। तो ये दो तरीके के लोगों से ये मिलता है जब ये विक्टोरियन एज से ट्रैवल करता है दूसरी एज में, और उसके बाद ये वापस से विक्टोरियन एज में आ जाता है। ओके, तो इसकी सेटिंग है विक्टोरियन एज, और सबसे पहले ये एक डेली न्यूज़पेपर पॉल मॉल गैजेट में आया था। पॉल मॉल गैजेट में ये अपीयर हुआ था, और यहाँ पे टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट दिखाया गया है। स्टोरी लाइन से आपको पता चल गया होगा, टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट है कि एक एज से दूसरी एज में जाना। द थर्ड वर्क इज़ द फर्स्ट मैन ऑन द मून। यहाँ पे मून की जर्नी दिखाई गई है। द फर्स्ट मैन ऑन द मून, मून की जर्नी टू मून दिखाई गई है। दो लोग हैं जो मून पे ट्रैवल करते हैं, एक है साइंटिस्ट मिस्टर केवर और एक बिजनेसमैन है मिस्टर बेटफोर्ड। ये दोनों ही मून की जर्नी करते हैं। वहाँ पे जाके वो डिस्कवर करते हैं कि मून पे इंसेक्ट जैसे छोटे छोटे क्रिएचर्स रहते हैं और उनको नाम देते हैं सेलेनाइट्स। सेलेनाइट्स discovers that moon is inhabited by insect-like creatures called selenites. Fourth work is Kips. तो हमें पता है ये लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी का नॉवल है, द स्टोरी ऑफ अ सिंपल सोल। यहाँ पे जो प्रोटोगोनिस्ट है ये है आर्थर किप्स। आर्थर किप्स, और वो एक ड्रेपर्स शॉप में असिस्टेंट का काम करते हैं, और अचानक से अनएक्सपेक्टेडली उन्हें 1200 पाउंड्स ईयर की प्रॉपर्टी मिल जाती है, यानी उसे सालाना 1200 पाउंड्स की प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो वो एक गरीब आदमी को जब अचानक से ये इतना पैसा मिल जाता है तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं, वो सब इस नावल में दिखाए गए हैं। नावल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर्स ध्यान रखिए। आर्थर किप्स, इनकी शादी होती है एन से, मैरीज एन, और ये ध्यान रखिए कि ये एक लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी की नावल है। Fifth work is A Modern Utopia. Novel is called Not So Much as Modern as a Post-Modern. तो आप ध्यान रखिए, A Modern Utopia को कहा जाता है Not So Much as Modern as a Post-Modern Utopia because of its complexity. तो ये नॉवल जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल में लिखी गई है, इसलिए इसे ये सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाता है। दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं नॉवल में, द ओनर ऑफ द वॉइस एंड बोटानिस्ट। द ओनर ऑफ द वॉइस एंड बोटानिस्ट, और इन्हें पता चलता है, इनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और तब इन्हें पता चलता है कि इस यूटोपिया में, यानी इस वर्ल्ड में, इनके डबल्स हैं, यानी सेम फिंगरप्रिंट्स और भी किन्हीं लोगों के हैं, यानी इनके जैसे ही और लोग हैं। एक द ओनर ऑफ द वॉइस का भी डबल है और एक बोटानिस्ट का भी डबल है, और ये दोनों फिर इनके डबल्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो उस जर्नी को यहाँ पे दिखाया गया है अ मॉडर्न यूटोपिया में। सिक्स्थ वर्क इज टोनो बंगे। ये एक रियलिस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, यानी कुछ इंसिडेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल हैं इस नावल में, और यहाँ पे जो है ब्रिटिश एम्पायर या जो इंग्लिश सोसाइटी को डायग्नोसिस किया गया है, यानी कि इंग्लिश सोसाइटी लोगों के साथ कैसे डील कर रही है, कैसे बिहेव करती है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे जो नरेटर है वो है जॉर्ज पॉन्ड्रेवो। जॉर्ज पॉन्ड्रेवो के अंकल हैं एडवर्ड। तो एडवर्ड ने एक मेडिसिन बनाई है टोनो बंगे। टोनो बंगे नाम से मेडिसिन बनाई है, ये एक तरीके का ड्रग है। ये जॉर्ज को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, हर रेमेडी का क्योर है। तो जॉर्ज जो है वो एडवर्ड को हेल्प करता है उस मेडिसिन को सेल करने के लिए, ठीक है, उस मेडिसिन की मार्केटिंग करता है, बट एक्चुअली एडवर्ड एक गलत इंसान है और ये मेडिसिन भी एक तरीके का ड्रग है। और इस मेडिसिन के लिए जॉर्ज जो है एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड को चुराता भी है जिसको कहा गया है क्वाप।
तो क्वार्प नाम का एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो है जॉर्ज स्टील करता है। तो यहाँ टोनो बंगे में आपको ये ध्यान रखना है कि एक रियलिस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, ब्रिटिश सोसाइटी को डायग्नोस करता है, ब्रिटिश एम्पायर को डायग्नोस करता है। 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जॉर्ज पॉन्डेरोव एंड एडवर्ड। मेडिसिन का नाम है टोनो बंगे और जो रेडियो एक्टिव मटेरियल ये जॉर्ज स्टील करता है उसका नाम है क्वार्प। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के फैक्ट्स हैं एच.जी. वेल्स के। एच.जी. वेल्स की किसी भी नॉवल को आपको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जोसेफ कॉनरेड ने एच.जी. वेल्स के लिए कहा, यू डोंट रियली केयर फॉर पीपल बट यू थिंक दे कैन बी इम्प्रूव्ड। आई डू बट आई नो दे कांट। कि तुम लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करते पर तुम्हें ऐसे लगता है कि लोग सुधर सकते हैं। मैं लोगों की परवाह करता हूँ बट मुझे लगता है कि वो सुधर नहीं सकते हैं। ये जोसेफ कॉनरेड के वर्ड्स हैं एच.जी. वेल्स के लिए। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि एच.जी. वेल्स ने फाउंड किया था द साइंस स्कूल जर्नल। ओके, तो द साइंस स्कूल जर्नल वॉज फाउंडेड बाय एच.जी. वेल्स. So this is all about H.G. Wells. For more such revision videos, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Do like the video, share it and write your opinions in the comment section. Till then, all the best. Keep learning. Bye bye.